Let us continue with the second part of the microorganism, friends and foe. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे बेनिफिट के लिए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कई तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि मिल्क को कर्ड बनाने के लिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है दैट वाज बेसिलस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे हमारे डेली लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, है ना, हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि अदर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी ये बहुत सारे डिसीजेस जो हैं वो पैदा कर देते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसीजेस फैला रहे हैं, है ना, जो डिसीजेस दे रहे हैं एक दूसरे को, दूसरे एनिमल्स को या प्लांट्स को, तो उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। राइट। पैथोजेंस क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज कॉजिंग है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ना सिर्फ खाने को स्पॉइल करते हैं बल्कि कपड़े भी स्पॉइल कर देते हैं। कभी कभी हमने बारिश के दिनों में देखा है कि कपड़ों में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही आ जाते हैं। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लेदर के चीज़ों को भी खराब कर देते हैं। नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम ह्यूमंस में हो जाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हमारी बॉडी के अंदर ये जो पैथोजेंस हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं, या फिर जब हम पानी पीते हैं, या फिर जब हम खाना खाते हैं। तो ये 3 वेज से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब इनके अलावा भी ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, वो है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, जैसे कि हमने हैंडशेक किया या किसी ने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा है और उसने छींक दिया या खांस दिया, तो जो वेपर्स के थ्रू हमारी नाक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला गया, या फिर कोई एनिमल के थ्रू, जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो मच्छर है, मस्कीटो है, ये प्लाज्मोडियम वायरस को कैरी करता है और ये कैसे उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो है एनिमल्स के थ्रू भी कैरी हो सकता है और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर बिल्कुल हो सकता है। माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब जो भी डिसीजेस है ना, जो भी डिसीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर होता है, या फिर वो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जब आप एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है, कोई भी सोर्स से हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जब होता है तब हम उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी वो डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जो डिसीजेस ट्रांसफर हो रही हैं, उन डिसीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं ये कई तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। Now, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. अब ये जो है कॉमन कोल्ड जो है ना, सर्दी जुकाम जब किसी को हो जाता है और जब कोई स्नीज करता है, छींकता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं मॉइस्चर की, वो बहुत सारे वायरसेस को कैरी करती हैं। ये हवा में फैल जाती हैं और जैसे ही हम कांटेक्ट में आते हैं ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू ब्रीदिंग और हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है।
देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, हम कैसे बच सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, तो जब भी हमें छींक आए, है ना, तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी हमें जुकाम हो रखा है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो हम मास्क पहन के रखें, राइट। और अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं तो जब भी हमें स्नीजिंग होती है या कफिंग होती है तो हम एक हैंडकरचीफ या रुमाल जो है अपने मुंह पर या मुंह और नाक पर रखकर कवर कर ले। और इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और दूरी बनाए रखें जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज करियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो कि करियर होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई इज वन सच करियर, ये कैरी करते हैं वायरसेस को, है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, तो इसीलिए हम बोला जाता है कि कभी भी खाने को या फलों को खुला नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियां आकर बैठती हैं और मक्खियां जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती हैं। Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. तो ये जो है इनके जब हम अनकवर्ड रखते हैं फूड को, तो ये जो फ्लाइज हैं ये आकर हमारे खाने पर बैठ जाती हैं और ये पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी ये contaminated means polluted, जो भी ये गंदा खाना खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। So it is advisable to always keep food कवर्ड, तो इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए करियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को कैरी करके रखती है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स जो अपनी जिंदगी जो है दूसरे के होस्ट के ऊपर, जिसकी लाइफ जो है होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, वो किसी न किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होकर रहता है। तो ये जो है प्लाज्मोडियम, ये एक पैरासाइट है, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। नाउ फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज करियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अब ये जो एडीज मॉस्किटो है ये डेंगू के वायरस को कैरी करता है। अब हम किस तरीके से बच सकते हैं मलेरिया या डेंगू से? Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? अब ये जो पहेली है इसके दिमाग में क्वेश्चन है कि टीचर हमेशा ये क्यों बोलती है कि कहीं पे भी अगर पानी कलेक्ट हुआ दिखता है हमारे नेबरहुड में तो उसको फौरन हटा देना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मच्छर हैं ये हमेशा पानी में ही पनपते हैं। पानी में ही क्यों पनपते हैं? इनकी जो आधी लाइफ साइकिल है, यानी मच्छर जब अंडे देता है तब इनकी आधी लाइफ साइकिल पानी में गुजरती है, फिर बाद में ये लैंड पर आते हैं, हवा में आते हैं, ठीक है। अपनी ये आधी जिंदगी जो है ये, जब ये लार्वा होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तब ये जो है पानी में ही अपनी इनकी लाइफ होती है। Hence one should not let water collect anywhere. तो मच्छर जो है अंडा जो है पानी में ही देते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं ये पानी में ही पनपते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम क्लीन और ड्राई रखेंगे, है ना, इन जगहों में पानी नहीं भर कर रखेंगे, जैसे कूलर है, टायर है, फ्लावर पॉट है एक्सेट्रा, है ना, कहीं जगह गड्ढों में भी पानी भरा हुआ रहता है। तो हमें कभी भी सराउंडिंग, अगर हम देखते हैं कि कहीं पे भी गड्ढे में पानी भरा हुआ है या किसी चीज में पानी भरा हुआ है, तो उसको फौरन हमें खाली करना चाहिए। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नाउ यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे डिसीजेस हैं, उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है और हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उस बीमारी से बचने के लिए। तो आइए एक एक करके हम इन सारी बीमारियों को देखते हैं। तो पहली जो बीमारी है यह है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के थ्रू ही जो है ट्यूबरक्लोसिस हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये बीमारी हमारी बॉडी में एंटर होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर के थ्रू। और क्या हम जनरल मेजर्स ले सकते हैं इस बीमारी से प्रिवेंट होने के लिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। तो ये जो है
जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि उस पेशेंट को जो है वो आइसोलेशन में रख देना है, यानी जो भी उससे मिलने जा रहा है वो एक डिस्टेंस बना कर रखे, या फिर मिले ही ना तो बेटर है। और जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसकी, जैसे कि वो खाना जिस बर्तन में खा रहा है, पानी पी रहा है, या उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल अलग रखने चाहिए दूसरों से, और सूटेबल एज में उसको वैक्सीनेशन देते रहना चाहिए। सेम इज फॉर मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। तो सबके लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम ही है। इन बीमारियों के लिए मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। मीजल्स एयर के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स एयर या कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, और पोलियो जो है ये एयर या वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट इज द कॉलेरा एंड टाइफॉइड। ये दोनों ही बीमारियां बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, और दोनों ही जो है पानी या खाने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड की वजह से या पानी की वजह से हमारी बॉडी में जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो हमें क्या है, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी जो है वो फिल्टर्ड पीना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, पानी जो है वो बॉइल करके पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो है इनके अवेलेबल होती है कॉलरा और टाइफाइड की, तो हमें वो वैक्सीनेशन भी टाइम से लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के थ्रू होता है, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमें हमेशा जो है बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, साथ में इसके वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो वैक्सीनेशन भी हमें जाकर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज मलेरिया। जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये है प्रोटोजोआ, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू मस्कीटो। अब जनरल मेजर्स क्या हैं बचने के लिए? यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, राइट। हमें मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए सोते समय, और जो रिपेलेंट्स होते हैं जो मच्छर को दूर भगा कर रखते हैं उनको यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, और जो मच्छर हैं जहां पनपते हैं, ठीक है, जैसे पहले बताया था कि जहां पर पानी भरा हुआ है वहां से पानी को हटाना चाहिए, पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे सराउंडिंग में। तो इस प्रकार से हम जो है मच्छरों को पनपने से बच सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, जो कि हमने अभी देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स में डिसीजेस को फैलाते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals। तो ये ना सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ना सिर्फ प्लांट और ह्यूमन बींग्स को परेशान करते हैं, डिसीजेस देते हैं, बल्कि ये एनिमल्स को भी ये डिसीजेस ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। अब ये जो एंथ्रैक्स है ये बहुत ही डेंजरस डिसीज है, ह्यूमन के लिए भी और कैटल के लिए भी, और ये होती है थ्रू बैक्टीरिया। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो पालतू जानवर होते हैं उनको मुंह में बीमारी हो जाती है या पैरों में बीमारी हो जाती है, और इसके पीछे रीजन कौन है? वायरस। अब हम देखेंगे कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्लांट्स में डिसीजेस को फैलाते हैं। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। तो बहुत सारे फलों में, सब्जियों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां दे देते हैं। द डिसीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो जितना क्रॉप हमें मिलना है उतना ना मिलके हमें कम क्रॉप मिलता है अगर जो है पौधों में बीमारियां लग जाती हैं, और क्योंकि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ये है कि क्रॉप की यील्ड के ऊपर बहुत इसका फर्क पड़ता है। Now see table 2.2 for some such plant diseases they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। तो इनको बचाने के लिए, पेड़ों को, पौधों को इन माइक्रोब से बचाने के लिए उनके ऊपर जो है केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है ताकि ये माइक्रोब जो है ये किल हो सकें। तो यहाँ पर कुछ पेड़ों की बीमारियां दी गई हुई हैं, प्लांट्स के कुछ डिसीजेस दिए गए हुए हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, कॉजेटिव एजेंट है। देन ट्रांसमिशन किस मोड से हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गिवन। सो फर्स्ट वन इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक प्लांट की डिसीज का नाम है, और इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है बैक्टीरिया, और ट्रांसमिशन होता है थ्रू एयर। दूसरी जो बीमारी है वो है रस्ट ऑफ व्हीट, और इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल वो है फंजाई।
और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या फिर सीड्स। नेक्स्ट इज येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा, और इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है वो है वायरस, और इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू इंसेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो यहाँ पर स्टोरी दी गई है बूझो की कि बूझो को एक दिन उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया एक पार्टी में, जहाँ पर उसने वैरायटी ऑफ फूड जो है वहाँ पर खाया है। घर वापस आने पर उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर वहाँ उनको बोलते हैं कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। नाउ पहेली इज वंडरिंग कि कैसे फूड जो है वो पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? फूड पॉइजनिंग होती है जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस फूड को स्पॉइल कर दिया है, खराब कर दिया है, और उस खराब करने को हमने खा लिया है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. तब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे खाने में जो है जब ये स्पॉइल करते हैं तो हमारे खाने में ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर देते हैं। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. तो ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये खाने को हमारे इतना पॉइजनस बना देता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, और कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर इवन डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। हमें मक्खियों से, मच्छरों से खाने को जो है बचाना चाहिए। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, हम कैसे हमारे खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के बारे में पढ़ा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब किस तरीके से हम पके हुए खाने को अपने घर में सेव करके रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर हम कुछ समय के लिए यानी 2-4 दिन के लिए ही अगर हम ब्रेड को रख देते हैं बाहर तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उस पर फंगस की ग्रोथ हमें दिखने लगती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical reaction? अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और ये जो स्पॉइल्ड फूड है इसमें से एक बदबू आती है, स्मेल आती है, और ना ही सिर्फ बदबू आती है बल्कि इसका टेस्ट भी, अगर हम खाएंगे, वैसे खाना नहीं चाहिए लेकिन अगर हम खाएंगे तो इसका टेस्ट भी हमें बहुत ही खराब लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो गई है उसकी वजह से ऐसा होता है। उसमें से स्मेल भी आती है और उसका टेस्ट भी हमें खराब लगता है। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. अब ये जो पहेली है ये आम लेकर आती है बाजार से खरीद कर, और कुछ दिनों के लिए उनको एज इट इज रख देती है, खा नहीं पाती है। कुछ समय बाद जब वो सोचती है खाने के बारे में तो देखती है कि ये स्पॉइल और रोटन हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. अब वो confused है कि इसी मैंगो से जब मेरी दादी जो है ये अचार बनाती है तो ये खराब नहीं होता है, और मैं जो मैंगो लाई हूँ ये कुछ ही दिनों में खराब हो गए हैं। तो why is it so? Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो हम किस तरीके से अपने फूड को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और कैसे हम माइक्रोब्स के अटैक से जो है अपने खाने को बचा सकते हैं। तो कुछ केमिकल मेथड है। सो लेट्स सी व्हाट केमिकल मेथड इज। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सॉल्ट है और जो तेल हम खाते हैं जिसमें सब्जी बनाई जाती है, ये जो है कॉमन केमिकल्स हैं, यूजुअली हम यूज करते हैं चीजों को प्रिजर्व करने के रखने के लिए, और इनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यूजुअली हम तेल और नमक डाल के रखते हैं अचार में, है ना। हमारी जो मदर है ये अचार में जो है तेल और नमक
ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के रखती हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, नमक और तेल। तो ये जो है प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, इसी वजह से हमारा जो अचार है ये कई दिनों तक एज इट इज ही रहता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये दोनों भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स ही हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। तो जब हम मार्केट से जैम लेकर आते हैं तो उसमें ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये फूड को, जैम को खराब होने से बचाते हैं। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट क्या है, जो घर में हम नमक यूज करते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट के थ्रू कैसा प्रिजर्वेशन होगा? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो अगर हमें मीट या फिश को कुछ समय के लिए सेव करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो हम उस पर नमक डाल के रख देते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो है बैक्टीरिया को उसके ऊपर पनपने नहीं देता। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रोमैंगोस, टैमारिंड एक्सेट्रा। तो सॉल्ट से हम आंवला को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, हम कच्चे आम को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम इमली को भी नमक लगाकर जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स को? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जो भी जैम है, जेली है या स्क्वाश होता है, इसको हम प्रिजर्व करते हैं शुगर डालकर। शुगर से क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है ये कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। ना प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर के थ्रू भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। तो जब हम ऑयल या विनेगर डालते हैं किसी भी अचार में, तो वहां पर भी बैक्टीरिया जो है वो जीवित नहीं रह सकता है ना, वो इस एनवायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड के थ्रू जो है हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब खाने को कैसे बचाएं हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट देकर? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। तो हमने हमारे घर में मम्मी को देखा है कि जैसे ही घर में दूध आता है वो उसको पहले बॉईल करती हैं, फिर उसको स्टोर करती हैं। बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो जो क्यों बॉईल किया जाता है कि अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी है तो एक जब इतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब हम बॉईल करते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहीं पर मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जिस प्रकार से हाई टेम्परेचर जो है मार देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसी तरह ही लो टेम्परेचर भी माइक्रोब्स को बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए कई बार हम जो है पहले दूध को गर्म करते हैं, ठंडा होने के बाद हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि अब माइक्रोब्स इसमें ना जाए और दूध को खराब ना करें। Now, why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? अब ये जो बूझो है ये सोच रहा है कि जो दूध पैकेट में आता है उसको वो खराब नहीं होता है, तो इसकी माँ बोलती है कि उसको पास्चुराइज किया जाता है। What is pasteurization? Let us see. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful माइक्रोब्स। तो डायरेक्टली जो है पैकेट का दूध हम निकाल कर उसको पी सकते हैं, क्योंकि बिना बॉईल किए ही हम उसको पी सकते हैं। क्यों? कि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स जो है वो नहीं है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 17 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है कि बहुत तेज स्पीड में मिल्क को बॉईल किया जाता है। जितनी तेज स्पीड में उसको बॉईल किया जाता है उतनी ही तेज स्पीड में उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है ना। यहाँ पर दिया गया है कि इसको हीट किया जाता है 70 डिग्री पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, है ना। मिनट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सेकेंड्स के लिए उसको बॉईल किया जाता है और तुरंत ही उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। यानी बहुत देर तक उसको ठंडा होने के लिए रखते नहीं है कि फिर से वहाँ उसमें माइक्रोब्स जो है आ जाए। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन, इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। Now storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of
माइक्रोब्स। जब हम सील्ड पॉलीथीन बैग्स जो पैकेट्स होते हैं उनमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अंदर डालकर और उसको सील कर देते हैं, तब भी माइक्रोब्स का अटैक जो है वो काफी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. तो हमने जो है राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस यानी 6th और 7th में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी दालों के जो पौधे होते हैं उनमें उनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स का मतलब होता है गठाने होती हैं, वहां पर ये गठानों में जो है राइजोबियम जो है वो वहां रहता है। राइट, ये जो राइजोबियम है ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है यानी फ्री नाइट्रोजन है ना जो आसपास है हमारे, इसको ये फिक्स करता है यानी अप्रोच करता है, पकड़ता है और प्लांट को पहुंचाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये पकड़कर प्लांट्स की रूट्स में उनको पहुंचाता है ताकि प्लांट को जो है नाइट्रोजन मिल सके। सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और ये सिर्फ डिपेंड नहीं होता, दोनों एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हैं। यानी जो पैरासाइट है ऑर्गेनिज्म है प्लस जो होस्ट है वो एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है कि हमने कई बार देखा है कि भैंस के ऊपर जो है वो कई बार हमने पक्षी बैठे रहते हैं, है ना, कई बार चिड़ियां देखी हैं उनके ऊपर बैठी रहती हैं। वो क्यों बैठी रहती हैं? वो उस भैंस के ऊपर जो भी बुल के ऊपर जो भी माइक्रो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट हैं, उनको खाने का काम करती है और बदले में जो पक्षी है उसकी भूख मिट रही है। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, जहां पर एक दूसरे की जो है नीड को फुलफिल किया जा रहा है। एक का पेट भर रहा है, दूसरे की सफाई हो रही है, तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Now sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning। और कई बार जो है ये नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन हो जाता है लाइटनिंग के थ्रू। जब बिजली चमकती है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कहाँ से आती है? नाइट्रोजन आती है जब बिजली चमकती है ना, तब बहुत सारी नाइट्रोजन जो है वहां गैस उसमें से निकलती है। But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. तो किस प्रकार से जो है ये बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन कभी ना बढ़ती है ना घटती है, तो ये किस तरह से कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अवर एटमोस्फियर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। तो कितनी क्वांटिटी है नाइट्रोजन गैस की हमारे एटमोस्फियर में? 78%। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms such as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कंपोनेंट है, यानी अगर हम प्रोटीन का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन दिखेगी, हमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस दिखेगा। यानी जो प्रोटीन है ये कंपाउंड है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। क्लोरोफिल भी एक कंपाउंड है जो कि बहुत सारे केमिकल से मिलके, एलिमेंट से मिलके बना है। न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, ये कंपाउंड है जो कि मिलके बने हैं। इन सब में नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम उतने डेवलप्ड नहीं है, राइट, प्लांट्स या एनिमल्स उतने डेवलप्ड नहीं है कि जो फ्री एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको एज इट इज यूज कर ले। So certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो जितने भी ये बैक्टीरिया है ना, सारे नहीं, इनमें से कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और ये फ्री एयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है इसको फिक्स करती हैं, कंपाउंड्स में बदलती हैं और प्लांट तक पहुंचाती हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। अब जैसे ही ये कंपाउंड में बदलती है नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें और 2-3 एलिमेंट्स को मिक्स करके जब कंपाउंड बनाया जाता है तब ये प्लांट के यूजेबल होती है, प्लांट तब इसको यूज कर पाता है।
ठीक है, ये रूट तक पहुंचती है और फिर रूट से पूरे प्लांट में सप्लाई किया जाता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो तब तक जो है प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं जब तक कि प्लांट में जो है नाइट्रोजन का सप्लाई नहीं होगा। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब हम तक ये नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा? हम तक ये नाइट्रोजन पहुंचेगा जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, राइट? ठीक है, कोई एनिमल है, जब वो उस प्लांट को खाएगा तो वो नाइट्रोजन उसके शरीर में पहुंच जाएगी, राइट? हम सब्जियां खाएंगे तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर पहुंच जाएगी। Now, when plants and animals die, bacteria and fungi present to the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. अब ये जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ये जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो मिट्टी में, सॉइल में पहले से प्रेजेंट है, ये इस नाइट्रोजन को वापस से कन्वर्ट करती है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और फिर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ये प्लांट के द्वारा दोबारा से यूज कर लिया जाता है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. अब कुछ जो बैक्टीरिया है ये उसको नाइट्रोजन गैस में बदलने का काम करती है, राइट? जो भी नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रेजेंट है ये उस नाइट्रोजन को वापस से गैस में कन्वर्ट करने का काम करती है और ये वापस चली जाती है एटमोस्फियर में। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. तो इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन का कंटेंट हमेशा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।